वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट क्लास तक हमने किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी की फंक्शनिंग, यूरिन फॉर्मेशन, किस तरह से जीएफआर कंट्रोल होता है, ये सब पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिया, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। हमने एक बेसिक पढ़ा था फर्स्ट क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम की कि बॉडी में जब भी प्रोटीन्स का या न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है तो जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो पहले अमोनिया बनता है। बट क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर टू बी एक्सक्रीटेड, सो इमिडिएटली हमारी बॉडी जो है वो इस अमोनिया को लिवर में यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, जो ऑलमोस्ट 10 लाख टाइम्स कम टॉक्सिक है और उसको एक्सक्रीशन के लिए भी कंपैरेटिवली कम वाटर चाहिए। सो देन इट गेट्स रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन थ्रू द किडनीज। आज हम देखेंगे कैसे लिवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगी, जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के दो और नाम हैं, वो भी हम देखेंगे, आपको समझ आते जाएंगे। और हम लास्ट में इस साइकिल के लिए एक ट्रिक बनाएंगे ताकि हमें इसके सारे स्टेप्स अच्छे से याद हो सके। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूरिया साइकिल नाउ। मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ, यूरिया साइकिल। और इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स ऑर्निथिन साइकिल। इसे क्यों कहते हैं वो भी आप जब साइकिल पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तीनों नाम अच्छे से लर्न होने चाहिए, तीनों पे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक और नाम है, जिन साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था, दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर उन्हें ऑनर करने के लिए ये नाम रखा है, क्रेब हेंसिलिट साइकिल। सेम साइकिल के तीन नाम, यूरिया साइकिल क्योंकि यूरिया फॉर्म हो रहा है, ऑर्निथिन साइकिल हम देखेंगे क्यों, और क्रेब हेंसिलिट साइकिल क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, इसमें 2 अमोनिया एक CO2 के साथ मिलेगी। इस रिएक्शन में 3 ATP यूज होंगी, यानी ये एनर्जी को यूज कर रहे हैं और 1 यूरिया बनेगा। यूरिया इज NH2CONH2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया विल बी फॉर्म्ड, यानी एक यूरिया बनने में 2 अमोनिया प्लस 1 CO2 प्लस 3 ATP जो है वो यूज हो रहे हैं। कहाँ पर होगी ये, अकर्स इन लिवर के सेल्स में ये होगा कहाँ, ये सेकेंड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिवर के सेल्स में इस साइकिल का कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और कुछ पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में होगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द साइकिल, इस साइकिल में ये 5 स्टेजेस में होगी। आइए देखें कौन कौन सी 5 स्टेजेस। सबसे पहले, अभी मैं सिर्फ स्टेप्स लिख रही हूँ, आपको समझ आते जाएंगे। पहला स्टेप होगा स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। we'll talk about in detail कार्बामोइल फॉस्फेट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैं लिख देती हूँ यहाँ C। कार्बामोइल फॉस्फेट का पहला वर्ड मैंने लिख दिया, पहला अल्फाबेट C। सेकेंड स्टेप, ये साइकिल है, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, अल्टीमेटली हमें यूरिया मिल जाएगी। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। इसका भी मैं लिख देती हूँ पहला C। देन थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड A। ये हम एब्रीविएशंस बना रहे हैं, दे आर नॉट स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस। इस आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के बाद बनेगा आर्जिनाइन। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, अगेन A। और फाइनली इस आर्जिनाइन से बनेगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड ऑर्निथिन। यूरिया एंड ऑर्निथिन विल बी प्रोड्यूस्ड। सो लेट मी राइट UO। यानी इसके स्टेप्स को याद रखना है तो एक सिंपल सा अपन याद रख लो, काउ। अब ये काउ की स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, लेकिन ये COW नहीं है, CCAAU, काउ। और ये O अलग से याद रख लेंगे, मेन तो यूरिया बन रहा है। सो CCAAU ये प्रोडक्ट्स बनने हैं।
कैसे बनेंगे, आइए अब हम इस साइकिल को समझते हैं और फिर हम इसका ट्रिक लर्न करेंगे इसको अच्छे से, इस पूरी साइकिल को याद रखने के लिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द साइकिल। सबसे पहले 1 अमोनिया 1 CO2 के साथ जुड़ेगा। 1 अमोनिया 1 CO2 के साथ जुड़ा। जब ये जुड़ा तो यहां पर 2 ATP यूज हुई इस स्टेप में। 2 ATP जब यूज होंगी तो 2 ADP बनेगा प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स निकलेंगे और प्लस एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को यूज करके ये अमोनिया और CO2 ने पहला कंपाउंड बनाया जिसे हम कहते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट। This is the first compound which is getting formed. So this is reaction number 1. एंजाइम याद रखना बहुत सिंपल है, कार्बामोइल फॉस्फेट बन रहा है तो एंजाइम का नाम हो जाएगा कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ये एंजाइम लग गया। पहला स्टेप 1 अमोनिया 1 CO2 2 ATP यूज हो रही है, कार्बामोइल सिंथेटेज एंजाइम है, बन गया कार्बामोइल फॉस्फेट। यही हमारा पहला स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। अब इस कार्बामोइल फॉस्फेट से बनेगा सिट्रुलिन। कैसे बनेगा, ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है इससे बनाना है सिट्रुलिन। जब ये सिट्रुलिन बनाना है तो कैसे बनता है, इस कार्बामोइल फॉस्फेट से आकर जुड़ता है ऑर्निथिन। सो यहां पर अटैच होगा ऑर्निथिन, हम अभी इसकी बात करेंगे। ऑर्निथिन, एक कार्बामोइल फॉस्फेट एक ऑर्निथिन के साथ अटैच हुआ तो एक फॉस्फेट रिलीज हो गया। एंजाइम कौन सा है, कार्बामोइल ऑर्निथिन ट्रांसफेरेज। इनमें आपस में ग्रुप्स का ट्रांसफर होता है, या ऑर्निथिन कार्बामोइल ट्रांसफरेज, एक ही बात है। तो मैं एंजाइम लिख रही हूं, एंजाइम हो जाएगा ऑर्निथिन कार्बामोइल ट्रांसफेरेज। ये सिंथेटेज नहीं है, ये है ट्रांसफेरेज। दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज स्टेप नंबर 2। सो व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप नंबर 2, सिट्रुलिन बनाना है, कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ एक ऑर्निथिन जुड़ा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया। अब थर्ड स्टेप, ये CC हो गया, काऊ का CC। अब A, अगला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड या आर्जिनोसक्सिनेट, एक ही बात होती है। नाउ कैसे बनेगा ये, इस स्टेप में भी एक ATP यूज होती है। सो यहां पर एक ATP यूज हुई, लेकिन ये ATP जो है ये ADP में कन्वर्ट नहीं होती, ये AMP में कन्वर्ट होती है। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट टूटा, एनर्जी निकली, ADP बना। फिर एक और फॉस्फेट वाला बॉन्ड टूटा तो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना। यानी जब AMP बनेगा तो कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स निकले हैं, 2, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को हम PPI ऐसे लिख देते हैं। सो एक और ATP, 2 ATP तो यहाँ यूज हुए हैं ये, और एक ATP यहाँ यूज हो गया, यानी टोटल 3 ATP यूज हो चुके हैं। नाउ जब सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी जैसे यहां पर आकर क्या जुड़ा था ऑर्निथिन, यहां पर आके जुड़ता है एस्पार्टेट और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अटैच हो रहा है। और ये जो एस्पार्टेट है ये भी एक अमीनो ग्रुप लेकर आएगा, इसीलिए 2 अमोनिया जुड़ते हैं तो एक अमोनिया तो यहाँ पे अटैच हो गया है स्टार्टिंग में, और एक जो अमीनो ग्रुप है वो यहाँ से आएगा। सो दिस इज अमीनो डोनर। क्वेश्चन आता है तो कार्बामोइल फॉस्फेट में ऑर्निथिन जुड़ा तो सिट्रुलिन बना, सिट्रुलिन में एस्पार्टेट जुड़ा तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बना। एंजाइम का नाम बहुत ईजी है याद रखना, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड को आर्जिनोसक्सिनेट कह सकते हैं
और आर्जिनोसक्सिनेट का सिंथेसिस हो रहा है, तो एंजाइम हो जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। सो द एंजाइम इज आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। दिस इज द एंजाइम। नाउ ये थर्ड स्टेप हो गया, लेट मी राइट 3। तो CCA, अब एक और A है, अब बनेगा आर्जिनाइन, ये बना आर्जिनाइन। फोर्थ स्टेप, आर्जिनाइन जब बनता है स्टूडेंट्स तो एक फ्यूमरेट बाहर निकलता है। सो ये हमने बाहर निकाल दिया फ्यूमरेट। अभी तक दोनों चीजें जुड़ी हैं, ऑर्निथिन जुड़ा, एस्पार्टेट जुड़ा, नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट बाहर निकला। अब निकलेंगी चीजें, पहले 2 में जुड़ा, 2 में निकला। यहां पर जो एंजाइम है ये इसको तोड़ने वाला एंजाइम है, आर्जिनोसक्सिनेट को तोड़ेगा। सो आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम। सो दिस इज आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम। इसने आर्जिनोसक्सिनिक एसिड को आर्जिनाइन में कन्वर्ट कर दिया और फ्यूमरेट को बाहर निकाल दिया। दिस इज फोर्थ रिएक्शन। तो CCAA। अब आर्जिनाइन जो होता है स्टूडेंट्स, ये 2 प्रोडक्ट्स देगा। एक तो ये ऑर्निथिन निकालेगा U, और ये यूरिया को रिमूव कर देगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया बन गया। इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है। एंजाइम कौन सा होगा? आर्जिनिन टूट रहा है तो आर्जिनेज एंजाइम, आर्जिनेज एंजाइम यहां लगेगा। दिस इज द 5th रिएक्शन। यानी कि इस साइकिल में क्या हो रहा है, 1 अमोनिया प्लस 1 अमोनिया, 2 अमोनिया प्लस 1 CO2 प्लस टोटल 3 ATP, इनने मिलकर लास्ट में यूरिया निकाल दिया। ये हमारा एम था, क्योंकि हमें अमोनिया से यूरिया बनाना है। साथ में ऑर्निथिन भी निकला, और ये ऑर्निथिन वापस जो कार्बोमोइल फॉस्फेट आ रहा है फिर उसके साथ जुड़ेगा, फिर यूरिया बनेगा, फिर ऑर्निथिन दोबारा रिसाइकल हो गया है, फिर यहाँ से जो कार्बोमोइल फॉस्फेट इस अमोनिया को लेकर आ रहा है फिर ये इस साइकिल में जाएगा, फिर एक यूरिया बनेगा। यानी बार बार ये जो ऑर्निथिन है ये साइकिल को कंटिन्यू करवा रहा है, इसीलिए इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। सो इतने जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, ये वाले, ये जो पूरी साइकिल है ये तो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, लिवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑल दी स्टेप्स आर हैपनिंग। और ये जो पूरी साइकिल है ये साइटोप्लाज्म में हो रही है लिवर सेल के अंदर। सो दिस इज द, लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइन, दिस इज द कंप्लीट यूरिया साइकिल। 5 स्टेप्स हैं, याद रखना बहुत सिंपल है, CCAA और लास्ट में U, यूरिया एंड ऑर्निथिन दोनों बन रहे हैं तो UO। कार्बोमोइल फॉस्फेट, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनाइन एंड फाइनली यूरिया एंड ऑर्निथिन। 2 अमोनिया प्लस 1 CO2 प्लस 3 ATP इसमें यूज हो रहे हैं। लिवर के अंदर हो रहा है, पार्टली इन द माइटोकॉन्ड्रिया, पार्टली इन द साइटोप्लाज्म। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या बनाई है हमने। ट्रिक कैसे याद रखेंगे अपन? ट्रिक एक स्टोरी के फॉर्म में है ताकि आपको याद हो जाए। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, साइकिल्स की ट्रिक्स याद रखना बहुत मुश्किल होती है, बट हम कोशिश करते हैं। हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक फॉर यूरिया साइकिल। हम इसे ऐसे याद रखते हैं, ट्रेन चली, इस ट्रेन में एक अमोनिया बैठा और एक CO2 बैठा। ये ट्रेन सबसे पहले पहुंची कैलकाटा। जब ये कैलकाटा में पहुंची ट्रेन तो यहाँ पर कौन बैठ गए आकर? ओमपुरी जी। ओमपुरी जो है वो इस ट्रेन में चढ़ गए, ओमपुरी। नाउ ये ट्रेन कैलकाटा से ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। कैलकाटा तो ईस्ट में है और नॉर्थ की तरफ गई तो ये पहुंची चंडीगढ़। जब ये चंडीगढ़ में पहुंची ये ट्रेन और चंडीगढ़ से निकली तो यहाँ पे आमिर खान चढ़ गया। तो यहाँ पर आमिर खान आके बैठ गया। अब ये ट्रेन चंडीगढ़ से नीचे आ रही है, पहले कैलकाटा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नीचे आई, चंडीगढ़ से नीचे आई तो ये पहुंची अमृतसर। अमृतसर में जब ये पहुंची ट्रेन तो
तो यहाँ पर आमिर खान का एक भाई है फैजल खान, जो एक मेला पिक्चर आई थी उसमें आया था, इनकी बिल्कुल पट्टी नहीं है, तो उसने देखा कि आमिर खान चढ़ा हुआ है तो वो उतर गया, तो फैजल खान उतर गया। फैजल खान उतर गया। अब ये ट्रेन आगे चली और जब ये अमृतसर से आगे चली तो अब ये पहुंची इलाहाबाद, नीचे जा रही है यूपी की तरफ आ गई, तो ये ट्रेन पहुंची इलाहाबाद। जब ये इलाहाबाद पहुंची तो फैजल खान का एक फ्रेंड है उदय चोपड़ा, उसने देखा आमिर खान चढ़ा हुआ है, फैजल खान उतर गया है, तो वो भी उतर गया, तो उदय चोपड़ा भी उतर गया इस ट्रेन से। अब इस ट्रेन में वापस जो है ओमपुरी आके बैठ गया और फिर ये वापस जो है ये डब्बे जो अगली ट्रेन आ रही थी उसके साथ कनेक्ट हो गए। अब अगर हम एक बार क्विकली साइकिल को लिखें, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल फॉर्म कार्बन ऑयल फॉस्फेट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अब यहाँ, कार्बन ऑयल फॉस्फेट पहला जो बना। फिर इसके साथ अटैच हुआ ओमपुरी यानी ऑर्निथिन, जब ओमपुरी चढ़ा तो ये बन गया सिट्रोलिन चंडीगढ़। सिट्रोलिन में अटैच हुआ एस्पार्टेट यानी आमिर खान, ये सेकंड बना है, ये फर्स्ट बना, ये सेकंड। देन एस्पार्टेट जब जुड़ा तो ये बना आर्जिनोसक्सिनेट या आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट। ऑल राइट, नाउ आर्जिनोसक्सिनेट ये थर्ड स्टेप हो गया। आर्जिनोसक्सिनेट जब आर्जिनाइन बनेगा, इलाहाबाद, दिस इज आर्जिनाइन। इस समय पर फैजल खान ट्रेन से उतर गया यानी कि फ्यूमरेट बाहर निकल गया, और फिर आर्जिनाइन से क्या क्या निकला, उदय चोपड़ा यानी यूरिया जो हमारा मेन हीरो है, और प्लस ऑर्निथिन वापस से रिसाइकल हो गया। सो ये एक कोशिश है हमारी, एक ट्रिक है ताकि हम यूरिया साइकिल को लर्न कर सकते हैं इजीली। यू प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दिस इज अबाउट द यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल, क्योंकि ऑर्निथिन वापस रिसाइकल हो रहा है, या क्रेब हेंसलिच साइकिल। ये तो स्टूडेंट्स किडनी की बात हमने करी, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जहाँ से मेन मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ये सब कुछ यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। लेकिन कुछ और भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जिनका मेन काम एक्सक्रीशन नहीं है, मेन काम कुछ और है, लेकिन फिर भी उनसे कुछ सब्सटेंसेस एक्सक्रीट आउट बॉडी के बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एसेसरी, दे आर नॉट मेन, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, फर्स्ट इज लिवर। नाउ लिवर का वैसे तो मेन फंक्शन बाइल प्रोड्यूस करके और फैट के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और भी बहुत सारे काम हैं लिवर के। बट लिवर में क्योंकि बाइल प्रोड्यूस हो रहा है और बाइल में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी लिवर ऐड कर देता है, और फिर ये बाइल हम जानते हैं फीसिस के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट कर देता है। क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होंगे? वी कैन से सिक्रीट्स। क्या क्या सिक्रीट करता है? एक तो कोलेस्ट्रॉल, देन ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल। देन जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, सो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो टूट चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स। देन सम विटामिन्स, क्योंकि विटामिन्स लिवर में स्टोर होते हैं। देन कुछ मेडिसिन होती हैं जो लिवर के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होती हैं। एंड देन बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और हम जानते हैं इन्हें हम बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनते हैं। सो लेट मी राइट द बाइल पिगमेंट्स। सो लिवर इन सबको प्रोड्यूस करके कहाँ सिक्रीट करेगा? इनटू बाइल। ये क्वेश्चन आता है, इनटू बाइल। और फिर एक्सक्रीट कैसे करेगा? ये बाइल जो है ये फीसिस के थ्रू, एक्सक्रीटेड थ्रू फीसिस, इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी। ये दोनों क्वेश्चंस पूछते हैं। बाइल में डालेगा और फिर बाइल इसको फीसिस के थ्रू इन सारे प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर फेंक देगा। सो इस तरह से लिवर भी इन सब्सटेंसेस के एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है।
नाउ द सेकेंड इज लंग्स। लंग्स का मेन काम तो वैसे रेस्पिरेशन है, हम जानते हैं, लेकिन CO2 को बाहर फेंक रहा है, यानी एक तरह से CO2 का एक्सक्रीशन कर रहा है, प्लस वाटर भी रिलीज होता है। हमारी जो सांस जो हम बाहर छोड़ते हैं उसमें थोड़ी नमी होती है, वाटर इज ऑल्सो देयर। सो एक्सक्रीशन ऑफ CO2 विच इज अबाउट 200 ml per minute, then excretion of water is there, and then some volatile substances, they can also be excreted out through lungs, और lungs मतलब ये एटमॉस्फेयर में फेंकेगा। नाउ थर्ड इज स्किन। स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो रहा है। कैसे? स्किन में 2 टाइप के ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज द स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे पसीने की ग्लैंड्स हैं, जिन्हें सुडोरीफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये दोनों नाम आने चाहिए। कई बार स्वेट ग्लैंड्स ना देकर क्वेश्चन में सुडोरीफेरस ग्लैंड्स दिया होता है नाम, सो यू शुड नो दे आर वन एंड द सेम। स्वेट ग्लैंड्स मतलब इसके थ्रू हमारा स्वेट बाहर एक्सक्रीट हो रहा है, और स्वेट में क्या क्या होता है? 99.5% इज वाटर, पूरा का पूरा वाटर है, प्लस NaCl। आप खाते तो नहीं है, लेकिन अगर कभी पसीना टच हुआ हो जीभ पे तो वो थोड़ा नमकीन होता है, सो NaCl इज देयर। देन थोड़ा सा इसमें कुछ अमाउंट में यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ये भी रिलीज होते हैं। सो स्मॉल अमाउंट में यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, दे आर इन स्मॉल अमाउंट। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है, लैक्टिक एसिड। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हम करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में शुरू हो जाता है और लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। सो लैक्टिक एसिड ये सीवियर एक्सरसाइज के टाइम ही बनेगा। दिस सीवियर एक्सरसाइज, ये सब स्वेट बनाते हैं, दे ऑल फॉर्म स्वेट एंड दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। बट स्वेट का ये मेन काम नहीं है इनको एक्सक्रीट आउट करना। स्वेट का मेन काम क्या है? पसीने का मेन काम है कि वो कूलिंग कर सके, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बाहर सपोज 50 डिग्री है, हमारी बॉडी का 37 मेंटेन रहे तो हमें पसीना ज़्यादा आता है। ये स्वेटिंग जो है ये कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। सो इसका जो मेन फंक्शन है, ये पूछते हैं स्टूडेंट, इसका मेन फंक्शन एक्सक्रीशन करना नहीं है, इसका मेन फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी के टेम्परेचर को बना के रखना। कैसे? बाय कूलिंग इफेक्ट ऑन स्किन, ऑन बॉडी सरफेस विच इज स्किन। मेन काम इसका जो है वो ये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलिंग इफेक्ट, थर्मो रेगुलेशन, दिस इज द मेन फंक्शन। सो स्किन में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीज़ एक्सक्रीट आउट हो रही है, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस स्किन में कुछ ऑयली ग्लैंड्स भी होते हैं जो हमारी स्किन पे एक ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। उनका मेन काम तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना है, बट उसके थ्रू भी कुछ सब्सटेंसेस बॉडी के बाहर चले जाते हैं। वो क्या होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, स्किन के थ्रू एक तो स्वेट रिलीज हो रहा है जिसमें NaCl, वाटर प्लस कुछ अमाउंट में यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, और अगर सीवियर एक्सरसाइजिंग है तो लैक्टिक एसिड भी इसके थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। स्किन में जो सेकेंड टाइप के ग्लैंड्स हैं उन्हें हम सिबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। दे आर ऑयली ग्लैंड्स, सिबेशियस और ऑयली ग्लैंड्स इन स्किन। नाउ इनका जो सिक्रीशन है उसे कहते हैं सीबम। जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सीबम का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये दोनों पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। स्वेट ग्लैंड्स का मेन फंक्शन है कूलिंग करना और सीबम का मेन फंक्शन है एक ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के रखना। सो प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ओवर स्किन, ये इसका मेन काम है। लेकिन इस काम को करने के लिए जब ये सीबम प्रोड्यूस कर रहा है तो सीबम में कुछ मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो रहा है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
याद रखना बहुत सिंपल है। ऑयली है ये, यानी ऑयल यानी लिपिड्स से रिलेटेड सब्सटेंसेस एक्सक्रीट आउट होंगे। 4 सब्सटेंसेस हैं। पहला हम जानते हैं फैटी एसिड्स, सो लेट मी राइट फैटी एसिड्स। देन लिपिड से रिलेटेड है तो स्टेरॉल्स, देन वैक्सेस, ये सब लिपिड्स में हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में। एंड देन फैटी एसिड्स किससे बने? हाइड्रोकार्बन से, सो हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा। These are the 4 फैटी एसिड्स, स्टेरॉल, वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स। याद रखना बहुत सिंपल है, सब के सब लिपिड बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। सो इस तरह से किडनी तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट किडनी के अलावा भी लिवर बाइल के थ्रू कुछ सब्सटेंसेस को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर रहा है, पर्टिकुलरली बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, 3 पे बहुत क्वेश्चन आता है। देन लंग्स CO2 एंड वाटर को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, और स्किन स्वेट एंड सीबम के थ्रू बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट कर रहा है। ये सब एसेसरी फंक्शंस हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। हमने अभी अभी यूरिया साइकिल पढ़ी थी, तो आइए अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम यूरिया बॉडी में कहाँ मिलेगी। बहुत क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। मैक्सिमम यूरिया फाउंड इन, और मैक्सिमम पढ़ेंगे तो सेकंड पढ़ लेंगे हम मिनिमम यूरिया किस ब्लड वेसल में मिलेगी, क्योंकि ये जो यूरिया है अब ये लिवर में फॉर्म होकर ब्लड में डाल दी जाती है ताकि वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आफरेंट आर्टेरियल से होती होती नेफ्रॉन तक पहुंचे और फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो। सो मैक्सिमम यूरिया कहाँ मिलेगी और मिनिमम यूरिया कहाँ मिलेगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज इट इज़, कई बार ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ मिलेगी? उस वेसल में मिलेगी जो लिवर से निकल रही है, क्योंकि लिवर में ये बनी है, ये गोडाउन है। सबसे ज़्यादा माल कहाँ मिलेगा? उस ट्रक में जो जस्ट गोडाउन से निकल रहा है। तो यानी कि लिवर की जो वेन है, जो लिवर से ब्लड लेकर जा रही है, वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि एक वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल कहाँ होगा? लिवर में प्रोड्यूस हुआ है ना। आर्टरी तो लिवर में ब्लड लेकर आती है, वेन ब्लड को लेकर जाती है, ये लिवर से जा रहा है यानी वेन में मिलेगा, और लिवर की वेन को हिपैटिक वेन बोलते हैं। तो मैक्सिमम यूरिया कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स? हिपैटिक वेन में। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू रिमेंबर। सबसे कम कहाँ मिलेगी? ये यूरिया घूमती फिरती किडनी में आई, किडनी से एक्सक्रीट आउट हो गई, यानी किडनी से जो ब्लड निकला है उसमें सबसे कम यूरिया होगी, यानी रीनल वेन में सबसे कम यूरिया होगी। और फिर जैसे जैसे ये वेन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और ऑर्गन से जो यूरिया है, अमोनिया इसमें डलती जाती है, फिर वो लिवर में जाएगी, फिर लिवर में यूरिया बनेगी। यानी लिवर से जो वेन निकली है उसमें मैक्सिमम है, और किडनी में जब एक्सक्रीशन हो गया तब जो वेन निकल रही है रीनल वेन उसमें मिनिमम है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से बहुत पूछे जाते हैं। नाउ कुछ और टर्म्स हमें पढ़ने हैं, जैसे डाययूरेटिक्स क्या होते हैं। डाययूरेटिक्स कुछ सब्सटेंसेस जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दें। सो सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। नॉर्मली जो 1.5 से 1.8 लीटर पर डे होता है यूरिन का सिंथेसिस, वो बढ़ जाए। कब होता है स्टूडेंट्स? चाय कॉफ़ी पीने से यूरिन ज़्यादा आता है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा आता है, यूरिन हमारा बढ़ जाता है, और अल्कोहल के इंटेक से भी यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। सो इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं जिन पे क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाययूरेटिक? दे आर टी, कॉफ़ी, अल्कोहल। कोल्ड वेदर हम लिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये कोई सब्सटेंस नहीं है, पर मैं यहाँ सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कोल्ड वेदर में भी यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, इसीलिए हमें विंटर्स में बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। सो दीज आर द डाययूरेटिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टर्म, दैट इज रीनल थ्रेशहोल्ड। व्हाट इज दिस? ये सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। रीनल थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का ब्लड में वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जब तक कि वो टिब्यूल से रीएब्जॉर्ब होगा। अगर वो उससे ज़्यादा हो गया तो वो पूरा रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो वो यूरिन में आने लग जाएगा। सो इट इज़ द, इसकी डेफिनेशन आती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
in blood up to which it is completely reabsorbed, completely reabsorbed। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज अमीनो एसिड्स 100% पीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज़ हो जाए, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाए, कितना, नॉर्मली तो 120 तक रहता है, 140 भी हो जाता है, लेकिन अगर 180 से ज़्यादा ब्लड में बढ़ गया पर 100 ml ब्लड, तो वो ग्लूकोज अब रीएब्जॉर्ब पूरा नहीं हो पाएगा, तो कुछ ग्लूकोज यूरिन में आने लगेगा जिसे हमने ग्लाइकोस्यूरिया कहा था। तो दैट मीन्स ग्लूकोज बहुत ज़्यादा जब ब्लड में बढ़ता है तब जाकर वो यूरिन में आता है, नहीं तो वो तो रीएब्जॉर्ब होता ही रहता है। इसीलिए उसको हाई रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी होगी तब वो यूरिन में आएगा। सो इसमें 3 हो जाएंगे। नंबर 1 जिसका हाई रीनल थ्रेशोल्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, किस किस का है? ग्लूकोज, कितना ग्लूकोज यूरिन में आता है? मोर देन और इक्वल टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड, तब वो यूरिन में आएगा। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, यानी उस पेशेंट को डायबिटीज़ हो चुकी है अच्छी खासी वाली। अमीनो एसिड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तब यूरिन में आते हैं। सो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर हाई रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। नाउ लो रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, ये ऐसे मटेरियल हैं जो थोड़े से भी अगर बॉडी में बनेंगे, थोड़ा सा ही अमाउंट इनका इकट्ठा हुआ और ये फटाफट यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लगेंगे। जैसे कि यूरिया, हम चाहते भी यही हैं क्योंकि हम यूरिया को एक्सक्रीट आउट करना चाहते हैं, पर पूरा यूरिया हम एक्सक्रीट आउट नहीं करते स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो, हमने काउंटर करेंट मैकेनिज्म में पढ़ा था कि थोड़ा सा यूरिया कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से मेड्यूला में आकर इकट्ठा होता है ताकि उसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा सके। तो फुल यूरिया इज नॉट गेटिंग एक्सक्रीटेड, सम ऑफ द पार्ट इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड, दैट इज व्हाई इट इज लो रीनल थ्रेशोल्ड। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं नॉन रीनल थ्रेशोल्ड। नॉन रीनल यानी कि ये रीएब्जॉर्ब होते ही नहीं है, ये जितना बनता है उतना पूरा का पूरा एक्सक्रीट आउट होता है। इसमें क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ऐसे वेस्ट मटेरियल, यूरिया भी वेस्ट मटेरियल है पर यूरिया थोड़ा सा रीएब्जॉर्ब होता है लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से, बट क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड ये तो पूरे के पूरे ही एक्सक्रीट आउट होते हैं। सो दे आर नॉन रीनल थ्रेशोल्ड, क्रिएटिनिन एंड हिप्यूरिक एसिड। So these 3 are the direct questions. हाई रीनल थ्रेशोल्ड जो बहुत ज़्यादा ब्लड में होंगे तब यूरिन में आएंगे, नहीं तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं पूरे के पूरे, ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स। लो रीनल थ्रेशोल्ड यूरिया, एंड नॉन रीनल थ्रेशोल्ड या ए रीनल थ्रेशोल्ड जो रीएब्जॉर्ब होंगे ही नहीं, पूरे के पूरे बॉडी के बाहर निकल जाएंगे यूरिन से, क्रिएटिनिन एंड हिप्यूरिक एसिड। You please note them down and then we will talk about the disorders related to excretory system. So now students, let's talk about the last part of the excretory system, that is the disorders related to excretory system. Related to excretory system. इसमें स्टूडेंट्स हम कुछ टर्म्स को सिर्फ लिख लेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिनकी डिटेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर ग्लूकोज यूरिन में आए तो इसे ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं, 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा अगर ब्लड में आ गया है। अमीनो एसिड्स आने लगे तो उसको हमने एल्ब्यूमिन के लिए कहा था एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया। ब्लड आए तो हीमैचूरिया, हीमोग्लोबिन आए तो हीमोग्लोबिन यूरिया, कीटोन बॉडीज़ आने लगे तो कीटोन यूरिया। ये डिटेल्स हम ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं जब हमने यूरिन के एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स को पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उनका नाम लिख रही हूँ। सो लेट मी जस्ट राइट देयर नेम्स। ग्लाइकोस्यूरिया, दैट इज ग्लूकोज इन यूरिन, देन albuminuria, that is albumin in urine, then hematuria, that is blood in urine, then we can say ketonuria, that is ketone bodies in urine. These are some of the terms.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर. नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और वी कैन जस्ट राइट नेफ्राइटिस. दिस इज द नेक्स्ट डिसऑर्डर. नेफ्राइटिस को स्टूडेंट्स ब्राइट्स डिजीज भी कहते हैं उन साइंटिस्ट के नाम पर जिन्होंने इसके बारे में बताया था. ब्राइट्स डिजीज. नाउ व्हाट इज दिस? आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो नेफ्राइटिस. सो दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से. एक ग्लोमेरुलस और एक पूरा का पूरा रीनल टिब्यूल. अगर ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल देंगे. और अगर पूरे के पूरे ट्यूब में कहीं भी बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी कहीं हुआ है तो उसे टिब्यूलोनेफ्राइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, that means inflammation of glomerulus, नेफ्रॉन का ही पार्ट, या पाइलो और टिब्यूलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिब्यूल, रीनल टिब्यूल, एनी पार्ट, पीसीटी, डीसीटी, एनी पार्ट. सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस. बेसिकली इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें जनरली ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण वो जो बोमेन कैप्सूल, पूरी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट होती है, और उसके जो स्लिट पोर्स थे वो वाइडन हो जाते हैं. तो जो प्रोटीन्स नहीं आ रहे थे, एल्ब्यूमिन जो नहीं नीचे आ रहा था फिल्ट्रेट में, फिल्टर होके, वो भी फिल्टर होके आने लग जाता है. सो इसका मेन सिम्टम अगर हम बात करें, मेन सिम्टम और साइन, नॉट सिम्टम, सिम्टम तो पेशेंट फील करता है, एक्चुअली इट्स अ साइन. क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन्यूरिया, क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन फिल्टर होकर आने लग जाएंगे यूरिन में. यानी अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आ रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं नेफ्राइटिस किडनी में हो रहा है, ये समझ में आता है. किसी भी कारण से हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है पेशेंट का. जब इतने हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो जो एल्ब्यूमिन नहीं भी फिल्टर हो रहे थे, वो प्रेशर के कारण वो स्लिट पोर्स जो हैं वो वाइडन हो गए और उसमें से फिल्टर होने लगे. सो दिस इज द मेन सिम्टम. अगर ये प्रोग्रेसिव होता रहे, अगर इसको ट्रीट ना करें, इसके कॉज को ट्रीट ना करें, तो पेशेंट की किडनी अल्टीमेटली फेलियर में भी जा सकती है. सो दैट पर्सन कैन लैंड अप इन फेलियर, रीनल फेलियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर डिजीज. That is, the next is renal stone or kidney stone, that is renal, or we can write just kidney stones. ये सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, सिंपल सा डिजीज़ है, आपने खूब नाम सुना होगा इसका. पथरी हो जाना, किडनी में पथरी हो गई, स्टोन हो गया. शार्प शूटिंग पेन होता है, बैक साइड से आता है पेन, टिपिकल पेन होता है, एब्डोमेन में आएगा और फिर नीचे थाइज में चला जाएगा. भयंकर पेन होता है, शार्प पेन. ऐसा कहते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीबीएस तो हमारे लेक्चरर्स हमें बताते थे कि फीमेल को जो मैक्सिमम पेन होता है वो लेबर पेन का होता है. वो मेल को तो हो नहीं सकता है, मेल डजंट गेट प्रेग्नेंट. मेल में जो सबसे भयंकर दर्द हो सकता है, पॉसिबल है, वो इसी किडनी स्टोन का पेन होता है. इट इज़ दैट सीवियर. सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि किडनी में जो सॉल्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट्स, इनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, पथरी बन जाती है, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे हैं. ये शार्प पेन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली जब ये यूरेटर्स में आकर अगर अटक जाएं तो. सो व्हाट आर दे आर इनसॉल्युबल. नेचुरल है, पत्थर हमेशा इनसॉल्युबल होगा. सो इनसॉल्युबल मासेस ऑफ, ये पूछते हैं सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल्स बन गए हैं, सॉल्ट्स. मैक्सिमम जो होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट से ये बनते हैं मैक्सिमम. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैक्सिमम लेट मी राइट, सबसे ज़्यादा यही इसी के मिलती है पथरी. प्लस कैल्शियम फॉस्फेट हो सकते हैं, Ca3PO4 ट्वाइस, यूरिक एसिड्स,
इनके भी एक्सेट्रा, इनके भी पथरी बन सकती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ऑक्जेलेट एंड सेकेंड नंबर इज कैल्शियम फॉस्फेट। जो पेन होता है इसमें, जो मैं आपको बात कर रही थी, दैट शार्प शूटिंग पेन, बहुत तीखा दर्द, उसे कहते हैं, उस दर्द को कहते हैं रीनल कॉलिक। सो दिस पेन इज नोन एज, किडनी में हो रहा है तो रीनल कॉलिक। सो दिस इज अबाउट द रीनल स्टोन्स। जैसे कि रीनल स्टोन्स जो हैं, इसमें भी किडनी में यूरिक एसिड के भी क्रिस्टल्स जमा हो सकते हैं, बट यूरिक एसिड के कई बार पत्थर बनके और जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर उन जॉइंट्स का जब मूवमेंट होता है तो एक तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, प्रॉपरली मूवमेंट नहीं हो पाता है, और प्लस बहुत पेनफुल मूवमेंट हो जाता है। इस डिजीज को कहते हैं गाउट्स। सो द नेक्स्ट इज गाउट। गाउट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इट इज यूरिक एसिड डिपोजिशन एक्सेसिव इन जॉइंट्स। नाउ बेसिकली ये डिजीज हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि जॉइंट्स में जाकर ये डिपॉजिट हो रहे हैं। हमने इसे इस सिस्टम में क्यों लिखा है? क्योंकि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है? किडनी के थ्रू हो रहा है। हमने पढ़ा था यूरिन में यूरिक एसिड भी थोड़ा सा एक्सक्रीट आउट होता है ह्यूमंस में। अगर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बराबर नहीं होगा तो वो ब्लड में बढ़ेगा, और जब वो ब्लड में बढ़ेगा तो वो जाकर जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये किडनी का डिसऑर्डर्स ही है, इसीलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। हम इसको दोबारा मस्कुलर सिस्टम में फिर से लिखेंगे। सो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, बहुत क्वेश्चन आता है, गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो रहे हैं, कहाँ पे? जॉइंट्स में। और इसके कारण क्या हो जाएगा? पेनफुल रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट। प्रॉपरली वो जॉइंट मूव नहीं कर पाएगा, और मूव जब करेगा तो उसमें दर्द होगा। सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वील टॉक अबाउट सम अदर डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम मोर डिसऑर्डर्स। एक डिसऑर्डर जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हल्का सा क्लास में एंड लास्ट लेक्चर में, एंड दैट इज जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी। हम जानते हैं ADH जो है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। जब ADH डेफिशिएंट हो जाएगा किसी भी कारण से तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यूरिन में वाटर बहुत ज़्यादा पास होगा, यानी यूरिन बहुत डाइल्यूटेड हो जाएगी और यूरिन का आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अराउंड 10 to 15 लीटर पर डे, इतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। सो द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज called, that this disease is called diabetes insipidus. डायबिटीज मेलाइटस नहीं, डायबिटीज मेलाइटस जो है वो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ रहा है, ब्लड में बढ़ रहा है इंसुलिन की कमी से। यहाँ पर जो हार्मोन है वो ADH हार्मोन की कमी से हो रहा है। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। एक्चुअली यूरिन बहुत डाइल्यूट हो गई है, तो एक तरह से उसका टेस्ट, जैसे आप कोई सब्जी बनाए और उसमें बहुत सारा पानी डाल दो तो क्या होगा? उसका टेस्ट जो है वो इट विल बिकम टेस्टलेस। सो डायबिटीज इंसिपिडस, व्हाई इट इज हैपनिंग? व्हाट इज द कॉज? कॉज इज रिड्यूस्ड ADH। ADH कम हो जाएगा, इसलिए क्या सिम्टम्स या साइंस रहेंगे? सिम्टम्स एंड साइंस, नंबर 1, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। जब यूरिन आउटपुट 2 लीटर पर डे से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। सो फर्स्ट इज पॉलीयूरिया, यहाँ पे दैट इज इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 टाइम्स बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन पूछते हैं, यानी 10 to 15 लीटर्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन दिस विल बी एक्सक्रीटेड आउट। क्योंकि ADH बहुत कम हो गया है, DCT कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, वो सारा का सारा यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है। जब ऐसा होगा तो बॉडी क्या करेगी? उस इंसान की प्यास बढ़ा देगी ताकि वो ज़्यादा प्यास लगे, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके, और वो ज़्यादा पानी पिए। सो पॉलीपेप्सिया एंड पॉलीडिप्सिया, that means increased thirst and increased drinking of water will be there.
to compensate this. So the next symptom is polypepsia and polydipsia. So polyuria, यूरिन ज़्यादा हो गई, poly मतलब many, so polyuria, then polypepsia, polydipsia. लगातार वाटर बाहर निकल रहा है बॉडी के, तो बॉडी में क्या हो जाएगा नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन, बॉडी में वाटर लॉस हो जाएगा, इट विल बिकम डिहाइड्रेटेड. प्लस हम जानते हैं कि यूरिन में पोटेशियम आयंस भी एक्सक्रीट आउट होते हैं. अब पोटेशियम आयंस जब इतने ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होंगे तो बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी. सो देयर विल बी हाइपो, हाइपो मीन्स कम होना, और पोटेशियम के लिए के अल्फाबेट यूज करते हैं. सो हाइपोकैलीमिया. इमिया वर्ड हम जानते हैं ब्लड के लिए यूज करते हैं. पोटेशियम आयंस यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे हैं ज़्यादा, यानी कि ब्लड में वो कम हो गए हैं, हाइपोकैलीमिया. दिस मीन्स इंक्रीज्ड पोटेशियम आयन लॉस इन यूरिन, इसीलिए डिक्रीज पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड. ब्लड में कम हो गया है क्योंकि यूरिन में लॉस हो रहा है. सो ब्लड में पोटेशियम कम होना, हाइपोकैलीमिया. All right, so these are the symptoms of diabetes insipidus. Now let's write few more terms. One is enuresis. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिंपल सा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से ये पर्टिकुलरली पूछते हैं, इसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है. एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग. रात को कई बच्चों में यूरिन जो है वो इनवॉलेंट्री रिलीज हो जाती है व्हेन दे आर स्लीपिंग. So that is known as enuresis, bedwetting. Then next, ये सब symptom है actually. One is called nocturia. हम जानते हैं nocturnal word रात के लिए यूज करते हैं, और यूरिया मतलब रात में यूरिन ज़्यादा आना, बार बार आना. कुछ डिजीजेज में ऐसा होता है, जैसे ओल्ड एज में मेल्स में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो रात के टाइम जब वो सोते हैं तो बार बार प्रोस्टेट पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है. सो नॉक्ट्यूरिया इज बेसिकली इट इज़ द इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एट नाइट. इसमें पर्टिकुलरली हमें ये नाइट वर्ड को याद रखना है, यानी यूरिन ज़्यादा हो रहा है रात में. सो नॉक्ट्यूरिया इज द सिम्टम. सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल टॉक अबाउट the last important disorder and that is the renal failure. अगर किडनी फेल हो गई और फिर उसका ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे. प्लीज नोट दिस डाउन. सो these are some of the symptoms and some of the diseases. Now let's talk अगर किडनी फेल हो जाए. So let's talk about the last one and that is the renal or kidney failure. किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनी की फंक्शनिंग या तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गया है, बहुत कम यूरिन बनने लगा है, वेस्ट मटेरियल बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, पर्टिकुलरली यूरिया, या पूरी ही स्टॉप हो गई है, टोटल फेलियर हो गया है. सो दिस इज सीवियरली रिड्यूस्ड और टोटल स्टॉपेज ऑफ रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शनिंग टोटल. टू टाइप्स का हो सकता है ये, या तो एकदम से किडनी फेलियर में चली गई अचानक, इसको बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर. एक्यूट रीनल फेलियर, शॉर्ट में इसको ARF लिखते हैं. या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, सपोज किसी को ब्लड प्रेशर था, ध्यान ही नहीं दे रहे थे, BP कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, अनकंट्रोल BP चल रहा था, इतना ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर के पास नहीं गए, द पर्सन इज नॉट टेकिंग द मेडिसिन प्रॉपरली. धीरे धीरे वो जो हाई BP है उसने नेफ्राइटिस कॉज किया, उसने नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को अफेक्ट किया, और धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा किडनी का जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप ही हो गई. दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस हैज हैपेंड, दैट इज क्रॉनिक रीनल फेलियर. सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. क्या क्या होगा इसमें, आइए देखें. नंबर 1, ये एक सिंड्रोम है बेसिकली जिसमें बहुत सारे चीज़ें होंगी. क्या क्या होगा? यूरिन आउटपुट पहले तो कम हो जाएगा. कम के लिए ओलिगो वर्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादा के लिए पॉली वर्ड यूज़ करते हैं. यहाँ पर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, दैट मीन्स ओलिगो यूरिया.
कितना कम हो जाएगा? नॉर्मली 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर यानी 1500 ml, इसमें 50 to 100 ml केवल रह जाएगा यूरिन आउटपुट पर डे। बहुत कम यूरिन पास हो रही है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तुरंत डॉक्टर के पास जाने वाली सिचुएशन है। दैट इज डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। और अगर टोटल स्टॉपेज हो गया है तो एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब है या तो यूरिन पास ही नहीं हो रहा है या 50 ml पर डे तक पास हो रहा है। दिस इज द यूरिन आउटपुट पर डे, 0 to 50 ml। कई बुक्स में लेस देन 50 ml भी लिखा होता है, वो भी एक ही बात है। अब क्या होगा? यूरिन आउटपुट कम हो गया है तो यानी यूरिया एक्सक्रीट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। वो यूरिया कहाँ इकट्ठा होगा? ब्लड में, यानी ब्लड में यूरिया बढ़ेगा और उसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्लड के अंदर, उसे कहते हैं यूरेमिया। सो व्हाट इज यूरेमिया? इट इज इंक्रीज्ड यूरिया इन ब्लड। इमिया वर्ड यूज कर रहे हैं, उरिया नहीं। यूरिन में तो जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो ब्लड में बढ़ रहा है। कितना बढ़ जाए? मोर देन 40 मिलीग्राम पर 100 ml और पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। नॉर्मली कितना होता है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था नॉर्मल लेवल इसका अराउंड 28 to 35 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ब्लड। लेकिन अगर ये 40 या उससे ज़्यादा ब्लड में यूरिया आ जाए, दैट मीन्स किडनीज आर गोइंग इनटू फेलियर और किडनीज हैव गॉन इनटू फेलियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलिगोयूरिया हो रहा है, एन्यूरिया हो रहा है, यूरेमिया हो रहा है। ऑल दीज सिम्टम्स आर शोइंग। अगर यूरिन बराबर पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज गोइंग इनटू रीनल फेलियर और दे हैव फेल्ड। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? क्या करें अगर रीनल फेलियर हो गया है तो? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। बेस्ट ट्रीटमेंट तो क्या है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कर दीजिए। सो फर्स्ट इज रीनल और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन इतना इजी नहीं होता, डोनर मिलना फिर डोनर मैच होना, दिस इज नॉट दैट इजी, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट, भले ही वो इतना आसान नहीं है लेकिन है बेस्ट। ये क्वेश्चन आता है, बेस्ट ऑप्शन अगर आएगा तो हमारा आंसर रीनल ट्रांसप्लांटेशन होगा। दूसरा, सेकेंड इज डायलिसिस। यू डू डायलिसिस। डायलिसिस हम अभी पढ़ेंगे क्या होता है। ये 2 टाइप के होते हैं। वन इज हीमोडायलिसिस एंड वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों के कुछ अपने अपने फायदे हैं और दोनों के कुछ अपने अपनी लिमिटेशंस हैं। क्या है वो अभी हम बात करेंगे। सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस डायलिसिस प्रोसेस. So now students, let's talk about the treatment modalities for renal failure. हम पहले कुछ बात लिख लेते हैं about the renal transplant. हमें उसे डिटेल में नहीं पढ़ना है. How kidneys are transplanted, we'll just write the basic points. So renal transplant और kidney transplant यानी किसी डोनर से किडनी लेकर जो रीनल फेलियर वाला पेशेंट है उसमें ट्रांसप्लांट कर दी जाए. हम सब ने इसकी नाम सुने हैं. इस पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं. फर्स्ट, रीनल ट्रांसप्लांट किसने किया था वर्ल्ड में और कब किया था. ये स्टूडेंट्स बहुत सारी नोट्स में आपको गलत मिलेगा लिखा हुआ. द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर जोसेफ एडवर्ड म्यूरे. ही वॉज अ अमेरिकन डॉक्टर. इनकी टीम ने पहला रीनल ट्रांसप्लांट किया था एंड दैट वाज इन 1954. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट रीनल ट्रांसप्लांट. और इंडिया में जो फर्स्ट रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था, लेट मी राइट, फर्स्ट इन इंडिया, ये 1971 में. डॉक्टर का नाम एज सच नहीं है. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर, वहाँ पर पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था. सो दिस वाज डन एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज. इट्स अ वेरी रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स. दैट इज CMC वेल्लोर.
सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो कॉमनली पूछे जाते हैं. नाउ इतना आसान नहीं होता किसी की भी किडनी लेकर और किसी में भी लगा देना, क्योंकि बहुत सारी मैचिंग करनी होती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ 2 टर्म्स पता होने चाहिए. एक तो ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, ABORH ब्लड ग्रुप मैचिंग, एंड HLA मैचिंग होती है. HLA इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. ब्लड ग्रुप तो RBC के ऊपर जो एंटीजन है उसके बेसिस पे मैच होता है, और जो ह्यूमन का ल्यूकोसाइट्स हैं यानी WBC हैं उनके ऊपर एंटीजन्स होते हैं, उनकी भी मैचिंग की जाती है. बस ये 2 टर्म्स हमें पता होने चाहिए. अब 2 तरीके के ग्राफ्ट्स हो सकते हैं. पहला इज ऑटोग्राफ्ट एंड दूसरा एलोग्राफ्ट. नाउ व्हाट डज दे मीन? ऑटो मीन्स, अगर ऑटो मीन्स खुद का, तो खुद की तो किडनी नहीं ले रहे हैं. अगर सिबलिंग की, ब्लड रिलेटेड जो आपका रियल ब्रदर या सिस्टर है, अगर उससे किडनी ली जाए, सो ऑटोग्राफ्ट मीन्स फ्रॉम सिबलिंग. किडनी इज टेकन फ्रॉम सिबलिंग, और वी कैन राइट दैट डोनर इज सिबलिंग, रियल ब्रदर और सिस्टर. एलोग्राफ्ट में किस किस से ले सकते हैं? नंबर 1, या तो कोई क्लोज रिलेटिव से, कोई कज़न से, कोई भी अंकल आंटी, किसी से भी. सो डोनर या तो हो सकता है कोई क्लोज रिलेटिव, या एक और डोनर हो सकता है डेड बॉडी, जो कैडेवर्स जिन्हें बोलते हैं, जो फ्रेशली डाइड, अभी अभी यंग डेथ हुई है. इसमें एक चीज़ ज़रूर देखी जाती है, बहुत सारी मैचिंग होती है कि डोनर हेल्दी होना चाहिए, उसकी किडनी हेल्दी होनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आर टेकन. उसे कहते हैं कैडेवरिक डोनर. दैट मीन्स फ्रॉम अ डेड बॉडी within 48 hours of death their kidneys can be taken. इसीलिए इट इज़ वेरी गुड हैबिट, अगर हम हमारी डेथ के बाद हमारी किडनीज अगर वो हेल्दी हैं तो उसे डोनेट करने के लिए पहले से ही फॉर्म भर के जाएं. सो autograft means donor is the sibling, real brother or sister. Allograft means a close relative or from a cadaver. Many things have to be matched, we are not going into the detail. Donors should be healthy, this all is checked, and this is the best treatment for renal failure. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है, इनकन्वीनियंट भी है. ज़रूरी नहीं है कि डोनर मिल जाए तो डोनर मैच हो जाए. डोनर मैच हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उस बॉडी के लिए वो किडनी फॉरेन बॉडी की तरह है. सो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर सकता है. देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बट इफ़ एवरीथिंग इज इन टू प्लेस देन दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है. रीनल ट्रांसप्लांट्स आर बीइंग डन इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड ट्रीटमेंट, दैट इज डायलिसिस. So now students, let's talk about the second treatment modality for renal failure, and that is the hemodialysis. It can be of 2 types, the hemodialysis or the peritoneal dialysis. हम पहले hemodialysis की बात करते हैं. Hemodialysis, कोई भी डायलिसिस का जो प्रिंसिपल है वो है सिंपल डिफ्यूजन. लेट मी लाइट. ये किस पर वर्क कर रहा है? सिंपल डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पर. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किडनी तो फेल हो गई है, काम नहीं कर रही. अगर हम ब्लड को किसी ऐसे फ्लूइड के कांटेक्ट में ले आए जिसमें बिल्कुल ब्लड की तरह कॉम्पोजिशन है, लेकिन उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया नहीं है, और इस ब्लड और इस फ्लूइड के बीच में हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, तो क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें फ्लो करती हैं. बाकी तो सब कुछ सेम है, तो कुछ भी ना तो ब्लड से फ्लूइड में जाएगा ना फ्लूइड से ब्लड में आएगा. लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड में है, क्योंकि वो तो लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं, किडनी फिल्टर नहीं कर रही है उन्हें, और इस फ्लूइड में नहीं है, तो ये जो वेस्ट हैं ये इस ब्लड से और फ्लूइड में चले जाएंगे, और फिर आप इस फ्लूइड को बाहर फेंक दीजिए. ये तो एक मशीन है, क्योंकि फिर दोबारा नया फ्लूइड फिल कर दीजिए,
फिर ब्लड से ये सब्सटेंसेस चले जाएंगे, फिर इसको फेंक दीजिए। तो यानी कि इस तरह से हम ब्लड से क्या कर रहे हैं, फ्लूइड्स को रिमूव कर रहे हैं, सॉरी नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्लूइड्स में रिमूव कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सो बेसिकली इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये आर्टिफिशियल किडनी से हम, जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम कर रहा है वो जो मशीन है आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज द हीमोडायलाइजर और डायलाइजिंग मशीन। दिस इज एक्टिंग लाइक अ आर्टिफिशियल किडनी। इस मशीन में क्या क्या है, एक इसमें एक मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल है, सेलोफेन की बनी हुई है। सेलोफेन हमने पढ़ा था, सेल्यूलोज का एक आर्टिफिशियल डेरिवेटिव है। सो सेलोफेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज देयर इन दिस मशीन। देन इसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है, डायलाइजिंग फ्लूइड या जिसे डायलाइजेट भी कहते हैं। ये कैसा है फ्लूइड स्टूडेंट्स, इसकी सेम कॉम्पोजिशन है एज प्लाज्मा, सेम कॉम्पोजिशन एज प्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और आर्टिफिशियल किडनी क्या है, हीमोडायलाइजिंग मशीन है, ये भी क्वेश्चन आता है। दीज ऑल आर क्वेश्चंस। सेम कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा की तरह, क्योंकि प्लाज्मा ही फिल्टर होगा, एक्सेप्ट, या हम ब्लड की तरह कह सकते हैं, सेम कॉम्पोजिशन एज ब्लड एक्सेप्ट नाइट्रोजीनस वेस्ट, वो इसमें नहीं है, जीरो है इसमें, दे आर एब्सेंट, दे आर नॉट देयर इन दिस फ्लूइड। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। क्या किया जाता है, आइए इसको समझे हम। पेशेंट की आर्टरी से, सपोज ये पेशेंट की आर्टरी है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है, घर पर नहीं कर सकते हैं। पेशेंट की आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, ये ब्लड लिया, इस ब्लड को, ये एक कैथेटर से ब्लड निकाला, इसे एक पंप से गुजारते हैं, ये पंप है। जब ये ब्लड ये आया, इसके अंदर यूरिया वगैरह सब कुछ है क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो रहा है। जब इस पंप से ये ब्लड अब बॉडी के बाहर आ गया है, तो इस ब्लड को जो 37 डिग्री पर है उसे 0 डिग्री पर लाया जाता है। सो ब्लड कूल्ड डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये ब्लड जो है बॉडी के अंदर तो हेपारिन काम कर रहा था ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो, पर बॉडी के बाहर तो हेपारिन काम करेगा नहीं, तो इसमें एक आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट ऐड किया जाता है। सो जब ये ब्लड इस पंप से निकला तो इसमें ऐड कर दिया एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपारिन, दिस इज एडेड ताकि ये ब्लड क्लॉट नहीं हो। अब इस ब्लड को इस यूनिट जो मशीन है उससे अटैच किया, ये मशीन है। इस मशीन में यहां से हम फ्लूइड को अंदर फिल कर रहे हैं, ये इनलेट है, यहां से हम फ्लूइड डालते जा रहे हैं, दिस इज द इनलेट ऑफ द फ्लूइड। इस मशीन में ये मेम्ब्रेन लगी हुई है लाइक दिस, ये सेमी परमिएबल सेलोफेन की मेम्ब्रेन है इस तरह से, और यहां पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, डायलाइजिंग फ्लूइड पूरा, ठीक है। अब क्या होगा, ये आउटलेट है जहां से हम फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज द आउटलेट। नाउ दिस इज द मेम्ब्रेन, लेट मी राइट सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। और ये जो सारा, ये जो भरा हुआ है, दिस इज द डायलाइजिंग फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल ब्लड की तरह है, बट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। नाउ व्हाट विल हैपन, ब्लड आर्टरी से निकाला, पहला क्वेश्चन, ब्लड कौन सी वेसल से लेते हैं, आर्टरी से, 0 डिग्री पे कूल करते हैं, अगला क्वेश्चन, एंटीकोएगुलेंट ऐड करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। जब ये ब्लड इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा, तो क्योंकि इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है और इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो नाइट्रोजनस वेस्ट इस फ्लूइड में आ जाएंगी, अमोनिया,
यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ये सब रिलीज हो रहे हैं। और जब ये पूरे निकल गए इसमें से, यानी अब यहाँ से हम इस फ्लूइड को, जिसमें अब नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया, इसको हम बाहर फेंक देंगे, फिर नया फ्रेश लॉट, फ्रेश वाला डाल देंगे, फिर और ब्लड इसमें से पास होगा। यानी अब जो यहाँ से ब्लड निकला, ये जो ब्लड निकला, ये कैसा ब्लड है स्टूडेंट्स? ये ऐसा ब्लड है जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट हट चुके हैं। इट इज़ अ प्योरिफाइड ब्लड एक्चुअली। इसको फिर एक वार्मर से पास करेंगे, क्योंकि हमें इसको वापस 37 डिग्री पर लाना है। प्लस यहाँ पर एंटी हिपैरिन डालेंगे, ताकि वो जो हमने एंटी कोएगुलेंट डाला है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। बॉडी में तो ऑलरेडी उसको हिपैरिन मिल जाएगा, सो एंटी हिपैरिन ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद इस वार्मर से इस ब्लड को हम बॉडी के अंदर वेन में डाल देंगे। वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्यूरिफाइड ब्लड है, अब इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट काफ़ी हट चुके हैं। फिर ऐसे एक और साइकिल, एक और साइकिल, दिस इज द प्यूरिफाइड ब्लड। क्वेश्चंस जो आते हैं, निकालते हैं आर्टरी से, मेनली रेडियल आर्टरी से, जो हमारे रिस्ट पे आर्टरी होती है मेनली, और जो पंप करते हैं वापस वो मेनली रेडियल वेन होती है। ऑलराइट, पहले 0 डिग्री पे लाए, एंटी कोएगुलेंट ऐड किया, सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें आ गया, और फिर प्यूरिफाइड ब्लड को वापस वार्म करके एंटी हिपैरिन ऐड करके और बॉडी के अंदर दोबारा डाल देते हैं। ये जो पूरी मशीन है इसे हम डायलाइजिंग यूनिट या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, क्योंकि ब्लड को फिल्टर करके प्यूरिफाई कर रही है। इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं स्टूडेंट्स? एक तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, घर पे नहीं हो सकता, हॉस्पिटलाइजेशन नीडेड, और हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो ये एक्सपेंसिव भी है, इनकन्वीनियंट है। कई बार रीनल फेलियर में इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी कितना सिवियरिटी है रीनल फेलियर की। कई बार एवरी ऑल्टरनेट डे भी पेशेंट को एडमिट होकर और डायलाइसिस करवाना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। बार बार एडमिट हो रहे हैं, बार बार प्रिक्स हो रही हैं आर्टरी में, वेन में, पेशेंट को लेटे रहना पड़ रहा है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। दीज आर द लिमिटेशंस। लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स कि इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम है, क्योंकि हम प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग्स में कर रहे हैं। सो वी कैन राइट दैट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज लेस, इन्फेक्शन इज लेस। और एक बार में अराउंड 400 to 500 ml ब्लड इसके थ्रू पास हो जाता है। सो अबाउट 400 to 500 ml ब्लड डायलाइज्ड वंस। एक साइकिल में इतना ब्लड हम डायलिसिस कर सकते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशन एंड दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अब लेटेस्ट पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। वो क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। यू प्लीज नोट दिस डाउन। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े बार बार, वो अपना काम कर सके, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एवरी डे यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड देन इतनी सारी प्रिक्स, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टूडेंट्स। सो आजकल जो करते हैं उसे कहते हैं कंटिन्यूअस एम्ब्यूलेटरी, वील टॉक अबाउट दिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। That means in short it is called CAPD। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। CAPD इज कंटिन्यूअस एम्ब्यूलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। कंटिन्यूअस क्योंकि हमेशा हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। एम्ब्यूलेटरी मतलब, एम्ब्यूलेशन का मतलब होता है चलते फिरते, तो पेशेंट इसमें चलता फिरता रहेगा, पेशेंट को बेड पे लेटने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल इसका भी वही है, सिंपल डिफ्यूजन, पर यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है।
हमारी बॉडी की ही मेम्ब्रेन। सो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ कोई आर्टिफिशियल सेलोफेन मेम्ब्रेन नहीं है, एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तो ये डिफरेंस है, बॉडी की ही मेम्ब्रेन यहाँ काम आ रही है। दूसरा, इसमें जो फ्लूइड है वो मार्केट में अवेलेबल होता है पैकेट्स में। सो डायलाइजिंग फ्लूइड पैकेट्स अवेलेबल इन मार्केट, अवेलेबल इन मार्केट। नाउ इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। सपोज ये हमारी स्किन है, पेशेंट की स्किन है, यहाँ पे मसल्स होंगे, और ये जो यहाँ हमारी बॉडी कैविटी है, हम जानते हैं दिस इज द बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी को जो कवर करती है हम जानते हैं उसे, अब हम पढ़ चुके हैं, ये हो गई पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, बॉडी की ही मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट डू वी डू, ये स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल आ रही होगी, और इस ब्लड वेसल में ब्लड भरा हुआ है जिसमें खूब सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाउ इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर सर्जिकली एक कैथेटर इंट्रोड्यूस कर देता है बॉडी के अंदर, इस बॉडी कैविटी में ये कैथेटर इंट्रोड्यूस कर दिया सर्जिकली। ऑलराइट, सो लेट अस राइट डाउन, दिस इज अ कैथेटर सर्जिकली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी कैविटी, कैथेटर। ये कैथेटर से एक ये जो है पंप जुड़ा रहता है, और इस पंप से एक नॉब लगा रहता है। ये इंट्रोड्यूस हो गया और पेशेंट इसके ऊपर अपने कपड़े पहन लेता है, ये बॉडी के मतलब कपड़ों के नीचे आ गया, कपड़े पहन लिए उसने। अब क्या होता है, जब भी उसको ये डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं, डॉक्टर ने उसको बताया, मान लीजिए कि आपको हर 3 दिन में इतना फ्लूइड चढ़ाना है, वो क्या करेगा, बाजार से पैकेट लाएगा, ये फ्लूइड का पैकेट है, दिस इज द डायलाइजिंग फ्लूइड पैकेट। इस नॉब को खोलेगा, और इस नॉब को जब खोलेगा तो ये फ्लूइड अंदर जाएगा, और ये फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जब ये फ्लूइड यहाँ पर जाएगा तो इस फ्लूइड की सेम कॉम्पोजिशन है ब्लड की तरह, बट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, बिल्कुल सेम जो अभी हमने हीमोडायलिसिस में पढ़ा था। तो ब्लड में से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो सब पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से होती हुई इस फ्लूइड में आ जाएगी। और यही पंप जो है, ये पंप ये फ्लूइड को अंदर भी भेजता है और यही इसको खींच के बाहर भी लाता है। सो अब ये वाला जो इम्प्योर ब्लड है ये इसी पंप के थ्रू वापस आ जाएगा, और वापस आकर ये इसमें भर जाएगा, और फिर इस पैकेट को वो पेशेंट अलग कर देगा, यानी उसका इतना ब्लड प्यूरिफाई हो गया। फिर वो एक और पैकेट लगा सकता है, फिर ये ब्लड ये फ्लूइड अंदर जाएगा, फिर इसमें से ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स बाहर आ जाएंगे और फिर उसको सक कर लिया जाएगा। तो इस तरह से बिना हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट चलते फिरते अपना काम कर सकता है, नॉर्मल खड़ा रहकर काम करते हुए, और डायलिसिस भी लगातार हो रहा है। सो दैट मीन्स इसके बेनिफिट्स क्या हैं, नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, देन patient can do routine work, ये बेनिफिट्स हैं इसके। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव भी कम होता है, सो लेट अस राइट लेस एक्सपेंसिव, दीज आर द बेनिफिट्स। बट सबसे बड़ा खतरा, डेंजर है इसमें इन्फेक्शन का, क्योंकि हम हैंडल कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट हैंडल नहीं कर रहा, डॉक्टर इज नॉट हैंडलिंग, वी आर हैंडलिंग, सो देयर आर मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मोर ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो इट हैज़ टू बी डन वेरी वेरी मेटिक्यूलसली, अदरवाइज हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। So this has to be very well taken care of. So students, with this we have completed the chapter number 19 of NCERT, that is the excretory products and their elimination, the excretory system. इसमें हमने पूरा excretory system, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़े। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ा, काउंटर करंट मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी किया, किस तरह से ब्लड वॉल्यूम को किडनी रेगुलेट करती है वो डिटेल्स पढ़ी,
Then we talked about the various disorders which are related to kidney. Finally, kidney failure के treatments यानी कि renal transplant and 2 types of dialysis को हमने डिटेल में स्टडी किया. इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द मूवमेंट एंड लोकोमोशन. Till then students, a very happy learning and have a good day. Thank you.